स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में। एक ऐसा केस जब पहली बार मीडिया ने देश में अपनी ताकत दिखाई थी। ये बताया था कि पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शंस कभी भी जस्टिस को खरीद नहीं सकते, न्याय को खरीद नहीं सकते। कैसे इस केस के बाद जेसिका का नाम जो था वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई में उसका सिंबल बन गया, ये आपको पता चलेगा। और आपको ये पता चलेगा कि सोशल मीडिया के आने से पहले जो डिजिटल एक्टिविज़म है उसका दौर कैसे शुरू हुआ था, उसकी पहल कैसे हुई थी इसी केस से, और कैसे उसके बाद एक क्रांति आई और जस्टिस मिला जेसिका को। सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। डिटेल में इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो शुरुआत होती है 1965। 5 जनवरी का दिन था जब जेसिका लाल का नई दिल्ली के अंदर एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म होता है। घर में पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, एक बहन थी सबरीना। और ये जो परिवार था ये दिल्ली में ही अपना गुजारा जो था, जीवन यापन जो था वो करता था। जेसिका की बात करें तो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी, मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी। और ये जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव दुनिया होती है, कहीं ना कहीं उसमें अपनी जगह उसने बना भी ली थी, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। करियर को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ओबरॉय होटल में उसने काम करना शुरू किया। और साथ ही साथ कई बड़े जो दिल्ली के अंदर इवेंट्स होते थे, राजधानी दिल्ली में कई बड़ी पार्टीज़, हाई क्लास इवेंट्स, उसमें बार टेंडर का भी काम करती थी इस तरह की पार्टीज़ के अंदर। तो ये एक प्रोफेशनल बार टेंडर भी थी जेसिका। उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा फ्रेंडली थी, इतनी अच्छी थी कि लोग उसको दिल्ली के सोशल सर्कल में, जो उस समय सोशल सर्कल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, सोशलाइट्स जो थे वो बहुत सारे थे दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग। इनफैक्ट मुंबई से, बॉलीवुड से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके पार्टीज़ किया करते थे। तो ये वो दौर था दिल्ली का। तो सोशल सर्कल के अंदर भी उसको लोग काफ़ी अच्छे से जानते थे। और जेसिका जो थी वो अपने घर को सपोर्ट भी करती थी। उसका जो प्रोफेशनल बारटेंडर का काम था, साथ ही साथ मॉडलिंग के असाइनमेंट्स थे, काफ़ी अच्छे उसको मिलते जा रहे थे। करियर ग्रोथ बेसिकली बहुत अच्छी थी। लेकिन अब साल आता है 1999। जेसिका की उम्र इस समय थी 34 साल। अपना करियर लगातार बना रही थी, लोग उसको जानते थे, पार्टीज़ के अंदर भी जानते थे। और ऐसे कई बड़े सोशलाइट्स थे जो पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ किया करते थे और उसको वहाँ पे, क्योंकि वो प्रोफेशनल बारटेंडर थी, तो बुलाया करते थे। तो इसी तरह की एक पार्टी होने वाली थी 29 अप्रैल 1999 को। गुरुवार का दिन था, थर्सडे पार्टी थी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि आखिर थर्सडे को ये पार्टी क्यों रखी गई थी। खैर, थर्सडे का दिन 29 अप्रैल 1999 दिल्ली के पॉश कुतुब कॉलोनेड एरिया में, एक बहुत ही पॉश एरिया था कुतुब मीनार के पास में, जहाँ पे एक कुतुब कॉलोनेड, एक रिफर्बिश हवेली बनाई गई थी। उसमें 2 अलग अलग रेस्टोरेंट थे और उसमें कई सारी पार्टीज़ जो थी इस तरह की चलती रहती थी। ये जो पार्टी थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया था एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशलाइट बीना रमानी ने। बीना रमानी एक फ़ैशन डिज़ाइनर, भी बहुत ही नामी फ़ैशन डिज़ाइनर, मुंबई में बहुत बड़े बड़े कनेक्शन, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा दखल भी उनका रहता था, एक बहुत ही बड़ा नाम। उन्होंने ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज़ की थी इस दिन क्योंकि उनके जो पति थे, एक कैनेडियन उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था जॉर्ज मेलहॉट। तो जॉर्ज मेलहॉट जो थे वो 6 महीने के लिए कनाडा जाने वाले थे, और इस वजह से ये जो उनकी फेयरवेल पार्टी के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। तो ये पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती है कुतुब कॉलोनेड में। बीना जो थी दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा नामी, एक तरह से ऐसी शख्सियत जिनको सभी लोग जानते थे, सोशलाइट थी बहुत बड़ी। 1947 में बीना जो थी वो 4 साल की उम्र में कराची से दिल्ली भारत आई थी, और इसके बाद यहाँ पे आके उनके परिवार ने रहना शुरू किया था। एक पार्टीशन सर्वाइवर थी। बाद में लंदन जाना होता है, लंदन में जॉर्ज मेलहॉट से मिली थी, ये जो उनके कैनेडियन पति थे, पेंटर थे। और वहीं पे उसके बाद इन लोगों ने शादी की, फिर वापस भारत आती, यहाँ पे अपना उन्होंने काम शुरू किया। एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बन गई सोशल सर्कल में दिल्ली के अंदर। यहाँ तक कि इतनी बड़ी सोशलाइट थी कि जो हौस-खास विलेज आज आप देखते हैं, जहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, तो ये पूरा जो एक तरह से थीम है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाली बीना रमानी थी। हौस-खास विलेज को बेसिकली बनाने वाली बीना रमानी थी। दूसरी तरफ अगर थर्सडे पार्टी की बात की जाए कि ये जो दिन था जिस दिन उन्होंने पार्टी रखी थी, थर्सडे पार्टी थी, इसका एक नया कंसेप्ट, एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाने वाली भी बीना रमानी। दिल्ली के अंदर इस कंसेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सैटरडे संडे तो सभी पार्टीज़ करते हैं, वीकेंड पे पार्टीज़ लोग करते हैं, लेकिन थर्सडे की पार्टी शुरुआत जब उन्होंने की थी तो 5 से 6 लोग आते थे पार्टीज़ में, फिर 10 से 20 लोग आना शुरू हुए। लेकिन ये जो उनके पति के फेयरवेल की पार्टी होने वाली थी, ये 9वीं ऐसी पार्टी थी उस थर्सडे की, जब वो ये थर्सडे पार्टी कर रही थी। और कम से कम 300 गेस्ट, यहाँ पे 300 से 350 गेस्ट इस पार्टी में इस दिन आने वाले थे। तो ये जो क्रेज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब पार्टी की जो थी वो तैयारियां शुरू होती हैं। जिस जगह ये पार्टी होने वाली थी, कुतुब कॉलोनेड, इसके बारे में थोड़ा समझिए। एक बहुत ही बड़ा एरिया,
एक रिफर्बिश्ड हवेली, कुतुब मीनार का पूरा सामने व्यू दिखता था। इस कुतुब कॉलोनेट के अंदर दो एरियाज़ थे, एक था टैमरिंड कोर्ट। टैमरिंड कोर्ट जो था वो एक कोर्टयार्ड, और दूसरा था टैमरिंड कैफ़े, एक इंडोर एरिया। यानी कोर्टयार्ड जो था वो ओपन एरिया में आउटडोर में था, और टैमरिंड कैफ़े जो था वो इंडोर बनाया हुआ था। सुबह से ही पार्टी की तैयारियां शुरू होती, क्योंकि बहुत बड़े दिल्ली के लोग आने वाले थे। इनफैक्ट पूरी दिल्ली में बताया जाता है उस समय पर कि इस पार्टी की, इस दिन जो होने वाली थी, उसकी हर तरफ खबरें थी। बड़े बड़े लोग बातचीत कर रहे थे। इनफैक्ट लोग आने के लिए अपने कनेक्शंस को अप्रोच कर रहे थे कि हमें भी उस पार्टी में जाना है। तो इस तरह का ये इवेंट होने वाला था। शाम के 6 बजे से गेस्ट का आना शुरू होता है। दिल्ली के और देश के एक से एक बड़े बड़े लोग, जिनमें पॉलिटिशियंस के बेटे, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन्स, फैशन डिज़ाइनर्स, फैशन इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े नामी एक्ट्रेस जो थे, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो भी यहाँ पे आने वाले थे। एक तरह से छोटी सी लिस्ट अगर उस पार्टी की आपको बताई जाए तो स्टीवन सीगल, एक हॉलीवुड एक्टर, वो इस पार्टी में उस दिन मौजूद थे। रिनाट ढाका, तरुण तहलानी, रोहित बल, ये तीनों जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं नामी भारत के, वो इस पार्टी में मौजूद थे। नताशा नंदा एस्कॉर्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इस पार्टी में थी। नीरज कुमार अपोलो टायर्स के, वो भी थे। डॉक्टर नरेश त्रेहान, एक बहुत ही नामी कार्डियक सर्जन भारत के, वो इस पार्टी में मौजूद थे। सुंदर शर्मा जी, जो कि सन इन लॉ थे फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत के शंकर दयाल शर्मा के, वो भी यहाँ आए हुए थे। और इसके अलावा जॉइंट कमिश्नर डडवाल साहब, तो ये सभी लोग यहाँ पे थे। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर भी इस पार्टी में थे। इस छोटी सी गेस्ट लिस्ट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये पार्टी होने वाली थी। अब यहाँ पे इस पार्टी में भी जेसिका को बुलाया गया था बीना रमानी के द्वारा, क्योंकि पहले भी ये लोग कई इवेंट साथ में कर चुके थे। जेसिका वहाँ पे प्रोफेशनल बारटेंडर का काम करती थी, और बीना की कई सारी ऐसी पार्टीज़ होती थी। जो बार काउंटर था इस टैमरिंड कोर्ट एरिया के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे ये पार्टी हो रही थी, वहाँ पे 2 बारटेंडर्स थे। जेसिका थी एक, और उसके साथ में था शायन मुंशी। शायन दरअसल एक बडिंग एक्टर, वो भी जेसिका की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता था। बडिंग एक्टर था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से MBA कर रखा था उसने। तो ये सारी चीज़ें लगातार उसकी चल रही थी। इनफैक्ट उसका लगातार MBA जो था वो चल ही रहा था, उस दौरान वो पढ़ रहा था। 15/16 H हौसखास में रहता था। वहीं उसके पास में ही एरिया के अंदर, ये जो पूरा साउथ दिल्ली के अंदर एरिया आते हैं, कुतुब मीनार और हौसखास, मालवीय नगर, तो यहीं पे ये रहता था। हौसखास के अंदर उसका रहना होता था। और इस पार्टी में उसको जो काम मिला था वो मिला था बीना रमानी की जो बेटी थी मालिनी रमानी, उनकी वजह से, क्योंकि वो उनको जानता था। तो यहाँ पे वो भी जेसिका के साथ में आ गया था और बारटेंडर का काम कर रहा था। पार्टी में जो ओवरऑल सिस्टम बनाया गया था ड्रिंक्स के लिए, वो था कूपन सिस्टम। मतलब कि अगर ड्रिंक्स लेनी है तो उसके लिए पहले से कूपन पहले खरीदने पड़ेंगे जितने भी गेस्ट आएंगे उनको, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम है बार क्लोज होने का, और उसके पहले जिनके पास कूपन होंगे सिर्फ उन्हीं को ड्रिंक्स दी जाएंगी। रात के 10:30 बजे के आसपास में, जब ये पार्टी पूरी तरह से, क्योंकि 8 बजे से ही शुरू हो चुकी थी, गेस्ट तो बहुत पहले आना शुरू हो गए थे, यहाँ पे सब एक दूसरे से मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन रात के 10:15 के आसपास, 10:15 के आसपास में बताते हैं सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिन्हें आज आप मनु शर्मा के नाम से जानते हैं। तो सिद्धार्थ वशिष्ठ का, यानी मनु शर्मा का, अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में आना होता है। सिद्धार्थ वशिष्ठ खुद जो विनोद शर्मा, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, दिग्गज पॉलिटिशियन, उनका बेटे, उनके साथ में विकास यादव DP यादव पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़े उनका लड़का, वो इन दोनों के साथ में अमरदीप सिंह गिल, टोनी गिल जिसको बाद में जो नाम था वो आया सामने, और आलोक खन्ना, ये दोनों ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं गुड़गांव में, ये यहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो ये लोग भी यहाँ पे इनके साथ में, इनका पूरा एक ग्रुप जो था वो इस पार्टी में पहुँच जाता है। तो पार्टी लगातार चल रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे। मनु शर्मा की भी यहाँ एंट्री हो चुकी थी। इनफैक्ट 10:30 के आसपास तक आधी से ज़्यादा पार्टी का टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका था, कुछ ही समय बचा था। मनु शर्मा बार काउंटर पर पहुँचा। उसने वहाँ पे जो भी जेसिका थी, शायन मुंशी थे, ये दोनों लोग थे वहाँ पे, तो उनसे विस्की की बोतल का प्राइस पूछा, और उसके बाद 2400 रुपये के जो कूपन्स थे ड्रिंक्स के, वो यहाँ से लिए। अच्छा, इस बीच में लगातार जो लोग सामने आ रहे थे, तो जेसिका उनको बताती जा रही थी कि कूपन्स आप पहले ले लीजिए, क्योंकि ये जो ड्रिंक्स हैं वो अब नहीं मिलेंगी, जो टाइमिंग है वो ख़त्म होने वाला है, और जो लाइसेंस है हमारे पास में वो 12:30 बजे तक का ही है। तो ये जो बार का लाइसेंस है वो 12:30 तक का है, इसके पहले आप अगर ड्रिंक्स ले लेते हैं, इनफैक्ट ड्रिंक्स ख़त्म भी होने वाली हैं। तो ये भी वो लगातार लोगों को बता रही थी। एक प्रोफेशनल बारटेंडर का जो काम होता है वो बहुत ही अच्छे से अपने उस काम को निभा रही थी, यहाँ पे सबको इन्फॉर्म कर रही थी। खैर 12:30 के आसपास की बात बताई जाती है, जब पूरी तरह से बार का, क्योंकि लाइसेंस जो था वो यहीं तक टाइमिंग था, तो ड्रिंक्स को बंद किया जाता है। यहाँ पे अब
पार्टी जो थी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। 12:30 पौने 1 के आसपास में जो गेस्ट आए हुए थे वो भी जाना शुरू हो गए थे। म्यूज़िक जो था वो भी स्लो हो गया था, अब उसकी आवाज़ कम हो गई थी। बार काउंटर पर जेसिका लाल और उसके साथ में मालिनी रमानी जो थे वो दोनों उसकी सफाई कर रहे थे बार काउंटर की। अब वहाँ पे क्लीनअप का काम चल रहा था, शायन मुंशी भी वहीं पे था। लेकिन इस बीच में मनु शर्मा जो और उसका जो पूरा ग्रुप था वो अभी तक पार्टी के अंदर ही थे, वो वापस गए नहीं थे। मनु शर्मा एक बार वापस यहाँ बार काउंटर पर पहुँचता है और करीबन ये बताई जाती है बात रात के 1:45 की, पौने 2 के आसपास। मनु शर्मा यहाँ जेसिका और मालिनी के पास में आता है। उसने कहा कि 2 ड्रिंक्स की दरअसल डिमांड की थी शुरुआत में। जब जेसिका ने पोलाइटली मना किया कि यहाँ पे अभी बार का लाइसेंस जो था इतने बजे तक का ही था, अब हम सर्व आपको नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद उसने ये कहा कि आप पैसे ज़्यादा ले लो। यहाँ बताया जाता है सामने कि 1000 रुपये ऑफ़र किए थे ड्रिंक्स के लिए। ये देखते हुए मालिनी रमानी जो कि क्योंकि उनकी मदर ने ही ये पार्टी पूरी होस्ट की हुई थी, वो इसकी ओनर थी इस जगह की, उन्होंने ये कहा कि आई कुडंट गिव अ सिप इवन फॉर 1000 रुपीज़। और इस रिस्पॉन्स के ऊपर मनु शर्मा का ये कहना था, यहाँ से जो एक वल्गर रिमार्क जो था, एक कमेंट था, वो सामने से आया कि उसने कहा कि कुड आई हैव अ सिप ऑफ यू फॉर 1000 रुपीज़। तो ये जो एक चीज़ हुई यहाँ पे, थोड़ा जो माहौल था वो गलत हुआ। और उसके बाद ही जो मालिनी रमानी थी वो यहाँ से इस बार काउंटर से निकल जाती हैं बाहर मेन ओपन एरिया में कोर्टयार्ड की तरफ, और जेसिका यहाँ पे अकेली रह जाती है। 1 मिनट के अंदर ही जब ये सब इंसिडेंट हुआ, इसके बाद ही मनु शर्मा क्योंकि वो गुस्से में आने लगा था, उसने अचानक से अपनी कमर से, अपने शर्ट के अंदर से, टी शर्ट जो वो पहना था ब्लू जीन्स, डेनिम जीन्स थी और वाइट टी शर्ट थी, उसने अपनी वेस्ट से .22 कैलिबर बेरेटा पिस्टल जो उसी के नाम पर, लीगली उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो मनु शर्मा ने अपनी ये पिस्टल जो थी वो सामने निकाली और पहला शॉट जो था सीधा सीलिंग के ऊपर कर दिया। सीलिंग के ऊपर जैसे ही शॉट होता है, आसपास शायन मुंशी, जेसिका लाल, ये सब लोग घबरा जाते हैं जो बार काउंटर पे खड़े हुए थे। माहौल बहुत टेंशन वाला हो गया अचानक से। और इसके बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो लगातार बज रहा था, तो बाहर जो लोग थे कोर्टयार्ड में, उन लोगों ने इस गनशॉट की, पहले गनशॉट की आवाज़ ही नहीं सुनी। दूसरी बार उसने एक बार फिर से जेसिका से पूछा, मनु शर्मा ने, कि आप मुझे ये जो ड्रिंक्स हैं वो दे रही हैं या नहीं। जेसिका ने एक बार फिर से जब मना किया, तो अब जो हुआ है वो हम आपको उस स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहे हैं, जो टेप्स जो थे, कन्फेशन टेप जो बाद में सामने निकले हैं। अक्टूबर 2006 में जो लीक कन्फेशन टेप्स थे उसमें जो स्टेटमेंट सामने आया, तो ये बताया जाता है कि मनु शर्मा ने ये कन्फेस किया था और बताया था कि वो जेसिका के ऊपर, दरअसल जो सेकंड राउंड की हम बात कर रहे हैं, जो दूसरी गोली उन्होंने फायर की है, जेसिका के ऊपर थोड़ा दूर से एम करना चाहता था, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, जिससे कि वो उसको ड्रिंक दे दे। लेकिन जो बुलेट थी, जो दूसरी गोली चली, वो सीधा जेसिका के लेफ़्ट टेम्पल में, उसकी लेफ़्ट आई के ऊपर जाके लगती है, उसके ब्रेन टिश्यू को डैमेज करती है। सडन ब्रेन हैमरेज से इंस्टेंटली जेसिका जो थी वो ज़मीन पर गिर जाती है। जेसिका के नीचे गिरते ही शायन मुंशी जो उसके साथ में बारटेंडर का काम कर रहा था वो बाहर जाता है। बाहर जाते हुए बहुत ही ख़तरनाक हालात उस समय उसके सामने थे और उसने सीधा जाके चिल्लाना शुरू किया कि ही शॉट जेसिका, उसने जेसिका को गोली मार दी है। और सीधा जाके बीना रमानी से उसने ये बात कही थी। बीना रमानी जैसे ही अंदर आती हैं, बाकी और लोग भी अंदर आते हैं, म्यूज़िक पूरी तरह से बंद होता है। उन्होंने देखा कि खून से लथपथ हालत में जेसिका लाल जो थी वो नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। और उसके बाद सडनली जैसे बीना रमानी ने ये देखा है कि जो बंदूक है वो मनु शर्मा के हाथ में थी, वो गेट की तरफ बाहर भाग रहा था। बीना रमानी ने मनु शर्मा से पूछा कि वाई डिड यू शॉट हर, आपने उसको गोली क्यों मारी, वाई डिड यू शूट हर। तो यहाँ पे वेपन सरेंडर करने को बीना रमानी ने कहा मनु शर्मा से, लेकिन वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग निकलना चाहता था और इसके बाद वो सीधा बाहर भागा। ये देखते हुए जो जॉर्ज मेलहॉर्ड, जो बीना के पति थे, कैनेडियन हस्बैंड, जिनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, उन्होंने गेट की तरफ दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक मनु शर्मा यहाँ से भाग निकला था। जो आगे जाके बताया गया है कि किस तरह से यहाँ से भागने के बाद उसने क्या किया। तो ये कन्फेशन जो टेप निकले थे उसमें सामने बात आती है कि पहली उन्होंने कहा यहाँ पे कि वो जब मनु शर्मा यहाँ से भागा तो उसने कहा कि ये पहले एक स्कूटर पे लिफ्ट ली। स्कूटर पे लिफ्ट लेने के बाद में जब आगे जा रहे थे तो वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन देखा इस कुतुब मीनार एरिया के आसपास में। उस गार्डन में जाके वहाँ पे पहले उस बंदूक को, जो पिस्टल थी, उसको नीचे गाड़ दिया ज़मीन के अंदर। यहाँ से दोबारा से उस स्कूटर से आगे बढ़े, वहाँ से एक दूसरी टाटा सफारी से लिफ्ट ली एक जगह उतरने के बाद में, फिर एक ट्रैक्टर से लिफ्ट ली और उसके बाद सीधा टोनी के, जो उनका जो दोस्त इस पार्टी में भी उनके साथ में था, सीधा उसके घर के सामने पहुँच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। खैर, अब तक आप ये देखिए कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी से ये लोग आए थे टाटा सफारी से, वो यहाँ पे अभी क्राइम सीन के ऊपर ही थी, यानी कि टेम्परेंट कोर्ट कुतुब कॉलोनेट के बाहर ही खड़ी हुई थी।
ये गाड़ी यहाँ से ले जानी ज़रूरी थी। तो जो बाकी और दोस्त थे मनु शर्मा के साथ, इन लोगों ने जिम्मा उठाया और इसके बाद में 2:15 के आसपास की बात बताई जाती है जब वो काले कलर की टाटा सफारी जिसका नंबर था CH01W6535, ये जो गाड़ी थी, इसे क्राइम सीन से ये जो लोग थे जो उसके साथ में थे मनु शर्मा के, जिसमें विकास यादव का नाम था, आलोक शर्मा खन्ना का नाम था, तो ये लोग यहाँ पे आके सीधे उस गाड़ी को ले जाते हैं। जब ये ले जाने के लिए आए हुए थे टैमरन कोर्ट के बाहर इस गाड़ी को, तो वहाँ पे एक होम गार्ड मौजूद था जिसका नाम था श्रवण कुमार। उसने इस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, जो बाद में जाके एक बहुत ही क्रूशल एविडेंस भी बनाया, जिससे बाद में पता चला कि पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज़ की ये गाड़ी है जो कि मनु शर्मा के नाम पे कंपनी है, तो वो उसको चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई, ये बाद में कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में आपको पता चलेगा किस तरह से ये एविडेंस बने थे। खैर, विकास यादव यहाँ से सीन से पूरी गाड़ी को इसको ले जाते हैं मनु शर्मा की, एविडेंस बाकी जो थे वो भी कलेक्ट कर लिए गए। लेकिन अब जैसिका के साथ में क्या हुआ? जैसिका, क्योंकि लोगों ने देखा कि खून से लथपथ हालत में थी, तो उसे एक ब्लैंकेट के अंदर उसको ले जाया गया, उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट पहले उसको ओढ़ाया गया। उसके बाद में संजय महानी नाम के एक बिजनेसमैन थे, हांगकांग बेस्ड बिजनेसमैन, वो भी इस पार्टी में क्योंकि शामिल थे। उनकी एक कार थी स्टीम आपने सभी सुना होगा, उस कार को देखा भी होगा। तो स्टीम कार के अंदर उसको जैसिका लाल की जो बॉडी थी उसको ले जाके अशोक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सबसे पहले सफदरजंग के पास में अशोक हॉस्पिटल पड़ता है दिल्ली में, तो वहाँ पे ले जाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो 20 मिनट के बाद ही उसी गाड़ी के अंदर अपोलो हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। अपोलो हॉस्पिटल जब ट्रांसफ़र किया गया, सुबह के करीबन 3 बजे की बात बताई जाती है, एग्जैक्ट 3 बजे के आसपास की ये बात है, जब अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जैसिका की जब कंडीशन देखी और उसको देखा, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जैसिका लाल वॉज ब्रॉड डेड। उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया और ये बताया गया कि हेड इंजरी से जैसिका की इंस्टेंट डेथ हो चुकी थी। मनु शर्मा जिसका असली नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ, 1977 में अम्बाला में जन्म हुआ था, विनोद शर्मा के बेटे। विनोद शर्मा एक बहुत ही दिग्गज सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन, 1970 से एक्टिव थे, 3 बार हरियाणा में एमएलए रहे, उसके बाद में राज्यसभा एमपी भी रहे 1992 से 1998 तक। इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी बताए जाते थे। जो सीएम थे हरियाणा के हुडा, उनके भी काफ़ी ज़्यादा करीब थे, उनसे भी बहुत अच्छी टाइज थी उनकी, और कांग्रेस गवर्नमेंट में कई बार यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे। तो एक बहुत ही नामी ग्रामी परिवार। और दूसरी चीज़, उनका जो बिज़नेस एम्पायर था, बहुत ही बड़ा फैमिली बिजनेस भी था। 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो फैमिली बिजनेस की संपत्ति है वो बताई जाती है। तो एक बहुत ही बड़ा घर, और मनु शर्मा की परवरिश इसी घर में हुई थी। खैर, ये जो पूरा इंसिडेंट था, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, और कई लोगों ने इसके बारे में शुरुआत में ही इसको ऐसे छापा था, बताया था कि एक ड्रिंक ना देने की वजह से जैसिका को गोली मार दी गई मनु शर्मा के द्वारा। खैर, 30 अप्रैल 1999 रात के, क्योंकि अब रात का समय हो ही चुका था इस पार्टी में जब जैसिका को गोली मारी गई है, उसके करीबन कुछ ही मिनट के बाद 2:20 के आसपास की बात बताई जाती है, क्योंकि लगातार जो पार्टी में लोग थे वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे, एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि जैसिका को गोली मार दी गई है। तो यहाँ पे 2:20 के आसपास मेहरौली पुलिस स्टेशन के पास ये खबर पहुँच चुकी थी कि एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ है कुतुब कॉलोनी में। यहाँ से सुबह के 4 बज जाते हैं जब FIR फाइनली रजिस्टर्ड होती है 287/99 सेक्शन 307 IPC के तहत, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर था अभी तक ये जो सेक्शन लगाया गया था इस पूरे केस में FIR जब दर्ज हुई है। लेकिन जैसे ही पता चला 3 बजे के बाद में कि जैसिका की मौत हो चुकी है, इसकी जब खबर पुलिस को भी मिली, तो इसके बाद जैसिका की डेथ के कंफर्म होने के बाद में सेक्शन 302 IPC के तहत, यानी कि मर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस पूरे चार्ज को। SI शरद शर्मा, SI सुनील कुमार और SHO इंस्पेक्टर SK शर्मा की टीम थी, वो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पहुँचती है। उनको यहाँ से .22 कैलिबर के जो कारतूस था वो मिलता है C मार्किंग के साथ में। इसके अलावा ब्लड के मार्क्स थे, जहाँ पे जैसिका का शरीर था वो गिरी थी, उस जगह पे ब्लड के कई सारे मार्क्स थे वो मिले। 70 से 80 लोग इस समय भी इस जगह पे मौजूद थे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रुके हुए थे। उनसे विटनेस के जो स्टेटमेंट थे एक तरह से वो वहाँ पे कलेक्ट किए गए पुलिस के द्वारा। इस बीच में एम्स के डॉक्टर जो थे RK शर्मा और दूसरे थे सुधीर गुप्ता, उन दोनों ने अपनी पोस्टमार्टम जो किया था उन्होंने, तो उसकी भी फाइनली जो रिपोर्ट थी वो बाद में पता चल गई थी कि बुलेट जो है वो लेफ़्ट टेम्पल से होते हुए जो स्कल में घुसी है लेफ़्ट आई के पास में, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हुए और इंस्टेंट ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है। ये सब चीज़ें कन्फर्म हुई। फॉरेंसिक एनालिसिस जो हुआ पूरी जगह का, उसमें भी एविडेंस ये सामने आया कि सिंगल क्लोज रेंज गन शॉट था जिसकी वजह से ये डेथ हुई है।
खैर 2 मई 1999 को दिल्ली पुलिस ने, अब क्योंकि अब लगातार ये जो आप देखिए 30 अप्रैल को हुआ, इसके बाद में 1 मई का दिन गुजरा, पुलिस पूरी दिल्ली में एक्टिव थी इन लोगों को, इनकी छानबीन करने के लिए, इनकी तलाश करने के लिए। 2 मई 1999 को दिल्ली पुलिस को यूपी में नोएडा से, दिल्ली के पास ही नोएडा से ब्लैक टाटा सफारी जिस गाड़ी को लेकर ये लोग यहाँ से निकले थे, बाकी जो दोस्त थे मनु शर्मा के, वो यहाँ से बरामद होती है। उस गाड़ी के अंदर उनको .22 कैलिबर का वही सी मार्किंग वाला जो कारतूस था एक, वो वहाँ से बरामद हुआ। इसके अलावा जो एग्रो इंडस्ट्री जो उनकी कंपनी थी मनु शर्मा की, उसके रजिस्ट्रेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले। ये सब होने के बाद में अगले दो दिन के अंदर जो टोनी गिल और आलोक खन्ना थे, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो इन लोगों के साथ इस पार्टी में शामिल थे, आए हुए थे। दोनों ही प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में कल्चर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, तो इन दोनों को भी यहाँ पकड़ा जाता है। लेकिन अब तक मनु शर्मा का कुछ पता नहीं चल रहा था। कई जगह से खबर इस तरह की आती थी कि वो हिमाचल में है, यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग में है, भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ ये लोग। लेकिन 6 मई का दिन आता है जब मनु शर्मा ने चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर इंस्पेक्टर रमन लांबा के सामने खुद को सरेंडर किया। सरेंडर यहाँ से जो किया गया था, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह इसको देखा गया, क्योंकि फैमिली के जो लॉयर्स थे, अब तक परिवार को पता चल चुका था, उनके पिता विनोद शर्मा को पता चल चुका था कि किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो फैमिली के कई सारे लॉयर्स थे, कई एडवाइज़र्स थे, उन लोगों की एडवाइस पर यहाँ मनु शर्मा का सरेंडर कराया गया। मर्डर वेपन जो था वो मिला नहीं। मर्डर वेपन जो गायब था उस दिन से ही, वो कभी उसके बाद मिला नहीं। 8 मई को बीना रमानी, जॉर्ज मेलहॉट और उनकी बेटी मालिनी रमानी ने, यहाँ पे इनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया, इनको अरेस्ट किया गया। अब ये एक सडन मोड़ था। आप देखिए, अब यहाँ से इस केस के अंदर जो ट्विस्ट थे वो आने शुरू हो जाते हैं, टर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। इन तीनों को अरेस्ट किया गया। अब इनका इससे क्या रिलेशन था, इनको अरेस्ट क्यों किया गया, तो ये बताया जाता है कि एक्साइज एक्ट के तहत इलीगल बार ऑपरेट करने की वजह से इन तीनों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। ये जो टैमरिन कोर्ट में बार चला रहे थे, उसका इनके पास लाइसेंस था ही नहीं, ये इलीगली इसको यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। इस वजह से तीनों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद 10,000 रुपये के बेल बॉन्ड के ऊपर छोड़ भी दिया जाता है। खैर, केस आगे बढ़ा, एक और बड़ा टर्न आया। ये टर्न ऐसे आया कि 22 मई का दिन था जब क्रिकेटर योगराज सिंह को अरेस्ट किया जाता है। क्यों अरेस्ट किया गया था, क्योंकि मनु शर्मा को जब वो अपने लगातार यहाँ से वहाँ एब्सकॉन्डिंग में था, भाग रहा था, तब सामने आया कि योगराज सिंह ने, क्रिकेटर ने, मनु शर्मा को हार्बर किया है, यानी उनको रहने के लिए भी जगह दिए, पनाह दिए, और इसी के चार्जेस में उनको अरेस्ट किया गया था। फाइनली इसके बाद 30 मई को जो बाकी और लोग इसमें शामिल थे, जिसमें विकास यादव भी था, डीपी यादव का लड़का, तो उसको भी यहाँ पे एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए उस चार्जेस में पकड़ा जाता है। फाइनली ये सभी लोग अरेस्ट हो गए थे। 30 अगस्त 1999 तक जो पुलिस थी उसने अपने 12 अक्यूज्ड जो थे उनके अगेंस्ट अपनी चार्जशीट जो थी वो यहाँ पे फाइल की, और अब मामला जो था वो सीधा अदालत में पहुँच चुका था। जब ये मामला अदालत में पहुँचा, इसके बाद सुनवाइयों के दौर शुरू हुए, महीने निकले, दिन निकले, साल निकलते गए। इसके बाद ये जो पूरा ओवरऑल केस था, इसमें काफ़ी सारे जो 12 अक्यूज़ के ऊपर चार्जशीट बनाई थी, उसमें से कुछ अक्यूज़ को छोड़ भी दिया गया, और फाइनली मई 2001 में जो ट्रायल था वो शुरू होता है 9 अक्यूज़ के ऊपर। अब 9 अक्यूज़ बचे थे, उनके अगेंस्ट में जो केस था वो शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने अपने 101 विटनेसेस उनके पास में थे उस समय तक, उनको सामने लाना शुरू किया, केस बिल्ड करना शुरू किया। पहले विटनेस दीपक भोजवानी, पहले से जैसिका लाल को जानते थे करीबन 5-6 साल से, जब जैसिका की हत्या हुई है उसके, तो वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि पार्टी अटेंडी थे, रेगुलर पार्टी अटेंडी थे दिल्ली के पार्टी सीन के अंदर, तो वो यहाँ पे विटनेस के तौर पर आए। इसके अलावा शायन मुंशी जो कि बार टेंडर था जैसिका के साथ में, वो यहाँ पे थी। मालिनी रमानी डायरेक्ट विटनेस जो थी वो थी। बीना रमानी पूरे रेस्टोरेंट की ओनर, और जॉर्ज मेलहॉट उनके पति जो कि होस्ट थे पूरी पार्टी के। तो ये सभी लोग यहाँ पे सामने थे। अगले ही दिन 2 मई 2001 को दीपक भोजवानी ने कोर्ट के सामने मनु को आइडेंटिफाई किया। मनु शर्मा को यहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन अगले दिन इसके जो शायन मुंशी जो कि साथ में जैसिका के काम करता था, उसके साथ ही बार टेंडर था, सामने उसने सब कुछ देखा था। शायन ने 3 मई को ये कहा पुलिस के सामने, अपने ये कोर्ट के सामने इनफैक्ट ये कहा कि पुलिस ने जो मेरा स्टेटमेंट लिया था वो गलत है, मैं तो हिंदी बोलना ही नहीं जानता, मुझे हिंदी समझ ही नहीं आती, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और उसने मनु शर्मा को पहचानने से इनकार कर दिया। अचानक से केस एक बार फिर से टर्न हो जाता है। 2 दिन के बाद एक और जो विटनेस था वो भी हॉस्टाइल हुआ। ये विटनेस था शिवदास नाम का इलेक्ट्रीशियन था इस पूरे टैमरिन कोर्ट के अंदर कुतुब कॉलोनी में। ये भी हॉस्टाइल हो गया। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो रात 12 बजे से पहले, 12:30 से पहले यहाँ से जा चुका था इस जगह से, मैंने कुछ नहीं देखा है। और इसके बाद में आप ये देखिए कि 16 मई तक जितने विटनेस थे उसमें से 32 ऐसे लोग थे, 32 ऐसे विटनेसेस थे, इंक्लूडिंग करण राजपूत, एक बहुत ही अहम
विटनेस, ये सभी हॉस्टाइल हो चुके थे और सभी का एक ही बयान था, एक ही स्टेटमेंट सामने आता था कि मैं 12 बजे से पहले यहाँ से निकल गया था। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी शख्सियत थी जो लगातार जेसिका के लिए लड़ाई कर रही थी और वो थी उसकी बहन सबरीना लाल। सबरीना ने अपना ट्रैवल एजेंसी का करियर जो था उसको बीच में छोड़कर फुल टाइम पूरी तरह से जेसिका के जस्टिस के लिए फ़ाइट करना, लड़ना शुरू कर दिया था। वो लगातार अलग अलग विटनेसेस से मिलती थी, उनको मनाती थी, उनसे पूछती थी कि आप झूठ मत बोलिए कोर्ट के सामने। जितने भी लोग हॉस्टाइल हुए उनसे लगातार मिली सबरीना। लेकिन इसके बाद ये जो केस था वो आगे बढ़ रहा था, इसमें कई सारे अलग अलग चीज़ें थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल था। जुलाई 2001 में दोबारा एक बार जब सुनवाई हो रही थी तो सामने आकर मालिनी रमानी जो कि बीना रमानी की बेटी थी, उन्होंने फाइनली यहाँ पे मनु शर्मा को क्लियरली आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये वही शख्स है जिसने ये जेसिका को गोली मारी है। ब्रेवली उन्होंने अपनी टेस्टमनी यहाँ पे दी। इसके बाद जो इंसल्टिंग बिहेवियर जो था उस समय पर मनु शर्मा का पार्टी के दौरान उनके साथ में मालिनी के, उसको भी यहाँ पे बताया। अक्टूबर 2001 में बीना रमानी ने खुद अपनी टेस्टमनी यहाँ पे दी। उन्होंने ये बताया कि जो पूरा शूट के बाद में, यानी कि जेसिका को गोली मारने के बाद में जब उन्होंने कन्फ्रंटेशन किया था मनु शर्मा का, जो उससे कहा था कि वेपन सरेंडर करो, तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही जॉर्ज मेलहॉट, उन्होंने भी इस पर हामी भरी कोर्ट के सामने। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बीच में एक बार फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस तरह की थी कि 2 गन थ्योरी सामने दी गई। बैलिस्टिक रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया कि 2 अलग अलग वेपन थे जिससे फायरिंग हुई है। ये बताने की कोशिश की गई कि डिफेंस ने, क्योंकि जब ये बात सामने आई कि बैलिस्टिक रिपोर्ट में 2 गन थ्योरी सामने आई है, तो डिफेंस जो था मनु शर्मा का, जो उनके लॉयर्स थे, उन्होंने ये कोर्ट के सामने कहना शुरू किया कि मनु ने सिर्फ सीलिंग पे शॉट फायर किया था, सीलिंग पे गोली चलाई थी, असलियत में कातिल तो कोई और है, उन्होंने यहाँ पे गोली नहीं चलाई। इसी तरह से यहाँ से जो केस था और आगे चलता गया, खिंचता गया। जुलाई 2004 आ जाता है। जुलाई 2004 में जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, क्योंकि जिनका नाम था सुरेंद्र शर्मा, वो इस समय पर बीच में कोसोवो चले गए थे यूएन असाइनमेंट के ऊपर। तो वहाँ से जब वो वापस आए, उनको एक बार फिर से ये जो केस था वो दिया जाने वाला था, उनकी भी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट थी। अचानक ये देखा जाता है कि उनको ये केस मिलता और ये सब चीज़ें आगे बढ़ती। इसके पहले उनका एक सडनली एक शॉकिंग ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद ये केस आगे लगातार ऐसे ही चलता रहा, तमाम सारी दलीलें दी गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से, डिफेंस की तरफ से। लेकिन 21 फरवरी 2006 को एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया एडिशनल सेशन कोर्ट के जजेस के द्वारा। अचानक से ये डिसीजन लिया गया जिससे पूरी देश भर की जो एक तरह से एक आस बंधी हुई थी कि कुछ होगा इस केस के अंदर, वो सडनली टूट जाती है। हुआ क्या? इस केस में सेशन कोर्ट के जजेस ने 9 अक्यूज को, जिन 9 के ऊपर चार्जशीट थी, जिसमें इंक्लूडिंग मनु शर्मा, इन सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपनी रीजनिंग अचानक से ये दी थी कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं, यहाँ पे पुलिस एविडेंस पूरे नहीं जुटा पाई है। जो मर्डर वेपन है वो पिस्टल, वो भी नहीं मिली है अभी तक। की विटनेसेस जो हैं वो हॉस्टाइल हो चुके हैं और बैलिस्टिक एविडेंस जो है वो इनकन्क्लूसिव है। तो बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी 2 गन थ्योरी जो है उसको बताया गया है। तो ये सब डाउट जनरेट करते हैं, इस वजह से इनको यहाँ पे 9 के 9 आरोप, ये जो लोग थे, इन सभी को छोड़ा जा रहा है। पूरा देश इस डिसीजन से शॉक था। आप ये देखिए 22 फरवरी को इसके बाद जब आया है डिसीजन, तो अगले ही दिन 22 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अपना फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन लिखी थी और बहुत बड़ा आर्टिकल उस पर लिखा हुआ था। हेडलाइन थी, नो वन किल्ड जेसिका, किसी ने जेसिका को नहीं मारा। पब्लिक का यहाँ जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठने लगा था, इस तरह का माहौल पूरे देश में बन गया। खैर, ये अब समय आगे बढ़ा और अब यहाँ से आप देखेंगे कि कैसे मीडिया ने पहली दफ़ा एक तरह से देश का सबसे बड़ा ऐसा केस जिसमें अपनी आवाज़ सामने इस तरह से रखी कि पूरा सिस्टम हिला दिया। जुडिशरी को ये बताया गया कि किस तरह से आपको दोबारा इसको केस को रिकन्सिडर करना है, लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया गया। तो यहाँ से अब मीडिया का काम शुरू होता है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, नो वन किल्ड जेसिका। उसके बाद मार्च 2006 से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील जो थी उसको करना शुरू कर दिया था, अपील फाइल की। पब्लिक आउटरीच बहुत ज़्यादा था, मीडिया का एक्टिविज्म शानदार तरीके से चल ही रहा था। केस को नेशनल इशू बना दिया गया था। यहाँ पे ये जो केस था पूरी तरह से पूरे देश में छाया हुआ था, लोग इसकी बातचीत कर रहे थे। फरवरी और मार्च के आसपास में 2006 में मीडिया के जो कई सारे अलग अलग चैनल्स थे उन्होंने अपने कैंपेन शुरू किए और सबके कैंपेन्स का तरीका अलग था। इसमें सबसे अलग तरीका था एनडीटीवी का। एनडीटीवी ने फाइट फॉर जेसिका लाल नाम का एक कैंपेन शुरू किया। एक एसएमएस कैंपेन लॉन्च था जिसके अंदर क्या किया जाता था कि लोग जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर जेसिका, इस तरह का एक मैसेज करते थे। वो मैसेज कितने भारी तादाद में संख्या में पहुंच रहा है उससे वो आंकड़ा टीवी पर दिखाया जाता था, वो गिनती दिखाई जाती थी। और ये करते करते देश के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मैसेजेस अपने फ़ोन से किए हैं। इनफैक्ट आप में से भी कई सारे लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट में अगर आपने मैसेज किया था। तो ये पहला ऐसा दौर था जब डिजिटल एक्टिविज़म जो था,
जो आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, अचानक से कोई मुद्दा, अगर कहीं पे कोई जुर्म हुआ या कुछ हुआ है तो वो अचानक सोशल मीडिया से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से या बाकी अदर एप्लीकेशंस के, ये अचानक से वायरल होता है, उसके ऊपर फिर सुनवाई की जाती है, इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है। तो ये वो पहला एक तरह से स्टेप था इस डिजिटल एक्टिविज़म के राह में भारत के अंदर, ये यहाँ पे किया गया। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी ने डेली कवरेज करना शुरू किया। पूरी मीडिया एक तरह से इस केस के ऊपर लग चुकी थी। यहाँ तहलका एक बहुत ही शानदार न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ चैनल, तहलका मैगज़ीन जो थी, तो उन्होंने 3 महीने तक स्टिंग ऑपरेशंस किए। अपने स्टिंग ऑपरेशंस के लिए तहलका जाना जाता था, तरुण तेजपाल जी ने उसको बनाया था। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत शानदार स्टिंग ऑपरेशंस किए, कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन जहाँ पे सीक्रेट कैमरास की मदद से, उस समय पर 2006 में सीक्रेट कैमरास की मदद से जो विटनेस थे, जो हॉस्टाइल हुए थे, उनके कन्फेशंस को रिकॉर्ड किया गया। कई सारे ऐसे रिपोर्टर थे जो अंडर कवर बन के जाते थे, उन विटनेसेस से मिलते थे, वहाँ पे जाके उनसे बातचीत किया करते थे और तब इस केस के बारे में कुरेदते थे, पूछते थे कि आखिर उस दिन आप भी तो होगे वहाँ पे, क्या हुआ था, कैसा हुआ था। और बाद में वो विटनेस जो था, जो हॉस्टाइल हो चुका है, वो रियलिटी बता देता था। यहाँ पे ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की गई। शायन मुंशी का भी जो स्टेटमेंट, क्योंकि कोर्ट के सामने शायन ने कह दिया था कि वो हिंदी बोलना ही नहीं जानता, समझना नहीं जानता, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तहलका की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। और उस स्टिंग ऑपरेशन में जो टेप लीक हुआ, उसमें शायन मुंशी का ये कहना था कि उसको इस तरह से ट्रैप किया गया कि एक फीमेल, 2 इनफैक्ट फीमेल थी जो एक मॉडलिंग एजेंसी से गई हुई थी, बाहर का एक प्रोजेक्ट बता के फ़ॉरेन का एक प्रोजेक्ट है, शायन मुंशी को कास्ट करना चाहता है, उसमें लेना चाहता है, और शायन को लेकिन वहाँ पे हिंदी बोलनी पड़ेगी उस पूरे टास्क के अंदर, उस पूरे शूट के अंदर, तो इस वजह से उसकी हिंदी सुनना चाहते हैं। यहाँ पे शायन मुंशी प्रॉपरली उस पूरे वीडियो के अंदर हिंदी बोल रहा था और उसने ये भी कबूला कि ये तो मैं बहुत अच्छी खासी बोल लेता हूँ। तो यहाँ से ये जो एक रिकॉर्डिंग थी, ये पूरा टेप था, इसको भी आउट किया गया, मीडिया ने इसको भी दिखाया। स्टिंग ऑपरेशन जो ओवरऑल चले, सितंबर 2006 में स्टार न्यूज़ में भी इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया गया था शायन मुंशी के। तो स्टार न्यूज़ का, माफ़ कीजिएगा, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन था, ये तहलका वाला नहीं था। पुलिस का जो ओवरऑल करप्शन रहा इस केस में, या ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन को सैबोटाज किया गया, किस तरह से विटनेसेस को हॉस्टाइल किया गया, एक प्रूफ जो था वो सामने आ चुका था। इस बीच में मीडिया के एक्टिविज्म के बाद में इस केस में एक और बहुत बड़ा टर्न आया। ये टर्न ऐसे आया कि 1 अक्टूबर 2006 के दिन था जब एनडीटीवी ने एक कन्फेशन टेप रिलीज़ किया अपने चैनल के ऊपर, टेलीकास्ट किया। और ये जो कन्फेशन टेप था वो था मनु शर्मा का, जिसमें उसने सारी चीज़ें कबूली हुई थी। जैसे ही ये सब सामने आता है, खैर इस कन्फेशन टेप को पुअर ऑडियो क्वालिटी के चलते सिर्फ ट्रांसक्राइब वर्जन जो था इसका, वो कोर्ट में आगे सबमिट किया गया था। लेकिन यहाँ से ये सब चीज़ें, और मीडिया ने जिस तरह से टारगेट किया पूरे देश को, ये सब दिखाया। इंडिया गेट पर हर हफ्ते कैंडल लाइट मार्च होते थे, लोग वहाँ पहुँचते थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, हाउसवाइफ शामिल थी, ये सब लोग यहाँ पहुँचने शुरू हुए। ऑनलाइन एक्टिविज़म जो था वो भी शुरू हुआ, ईमेल कैंपेन चलते थे, ईमेल्स के थ्रू, पेटिशंस अलग अलग, व्लॉग्स के थ्रू यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते थे, अपना जो एक उनकी आवाज़ थी उसको उठाती थी पब्लिक। यहाँ पे सबरीना लाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपनी बहन के लिए जो जस्टिस की लड़ाई थी वो कभी छोड़ी नहीं, लेकिन इसमें उनको एक दो बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी। उनके माता पिता, उनकी जो माँ थी, 2002 में उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ इस केस के स्ट्रेस के चलते। और उसके बाद में जब 2006 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा छोड़ा गया है मनु शर्मा को, तो उसके 2 महीने के बाद ही यहाँ पे आप देखिए उनके पिता जो थे उनका भी निधन हो जाता है, उनकी भी डेथ हुई। तो ये पूरा परिवार जो था वो तबाह होने लगा था यहाँ पे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, ये जो कोर्सेज़ हैं आपके सामने, इन्हें परचेज़ कर लीजिए। ये आपकी तैयारी को मजबूत और आसान बनाते हैं। स्टडी IQ के कोर्सेज हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। कैसे आप इनको परचेस करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए उस लिंक पर। सारे प्रोसीजर करने के बाद जो आपको प्राइस दिखता है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा VJ Live कोड लगा के। इस कोड को लगाते ही आपको बड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। खैर, मीडिया ने अपनी पावर दिखाते हुए एक बार फिर से इस केस को जिंदा कर दिया था। अब केस जो था दोबारा फिर से शुरू होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जस्टिस RS सोडी और PK भसीन की बेंच ने फास्ट ट्रैक हियरिंग शुरू की। 25 दिन की डेली हियरिंग की गई और इसमें जो लगातार जो सारे केसेस थे, जो पूरा ओवरऑल केस था, उसको एनालाइज किया गया, देखा गया। प्रोसिक्यूशन की बातें सुनी गई, डिफेंस की बातें सुनी गई। डिफेंस की तरफ से मनु शर्मा के यहाँ पे वकील जो थे, अब वो थे राम जेठमलानी को हायर किया गया, जो कि देश के सबसे एक्सपेंसिव क्रिमिनल लॉयर थे।
उन्होंने यहाँ पे अपनी दलीलें रखी सामने आके कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने इसके बाद ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर कई सारे एरर्स निकाले। हाई कोर्ट के जजेस ने ये बताया पूरा एनालाइज करके केस को कि एविडेंस मिस इंटरप्रिटेशन की बात यहाँ पे सामने आती है। विटनेस की टेस्टिमनी जो है वो गलत एनालिसिस उसका किया गया है। विटनेस जो हॉस्टाइल हुए हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उनको ठीक तरह से एनालाइज नहीं किया गया है। फिजिकल एविडेंस जो है उसको इग्नोर किया गया है, क्योंकि जो श्रवण कुमार जो होम गार्ड था उसने नंबर बताया था गाड़ी का, गाड़ी के बारे में आपको पता था, किसके नाम पर है वो पता था, स्टिल उसको इग्नोर किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो उस टाटा सफारी के अंदर सी मार्किंग का कारतूस मिला था उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया। मालिनी रमानी, बीना रमानी, जॉर्ज मेलहॉट, इन सबके जो स्टेटमेंट्स थे उनको कोर्ट ने रिकंसिडर किया और उसके बाद रीएनालाइज किया। टू गन थ्योरी जो थी उसको इनकन्क्लूसिव कहा। सारी चीज़ें जांच पड़ताल करने के बाद में, और साथ ही साथ में एक बड़ा स्टेटमेंट कोर्ट का ये था कि .22 बोर का जो .22 कैलिबर का जो पिस्टल था वो प्रोड्यूस कभी नहीं किया गया जो मनु शर्मा है उनके द्वारा। इस वजह से इसको डिस्ट्रक्शन का प्रूफ माना जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ माना जाएगा इस केस के अंदर। तो ये सब चीज़ें सामने आई और 20 दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। एक इस तरह का जजमेंट जिसमें मनु शर्मा को सेक्शन 302 IPC यानी मर्डर के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है, 50,000 का फ़ाइन लगाया जाता है। बाकी जो और लोग थे उनको भी 4-4 साल की सज़ा दी गई थी। कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि विटनेस हॉस्टाइल जो हुए हैं उसके बावजूद जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने आते हैं और मनु शर्मा का जो पोस्ट इंसिडेंट यानी कि जैसिका को गोली मारने के बाद जो उनका बिहेवियर था वो एब्सकॉन्डिंग थे, यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, उसकी वजह से वेपन को डिस्ट्रॉय भी जो किया गया है, इन सब बिहेवियर के चलते उनको गिल्ट प्रूफ किया जाता है, उनको गिल्टी यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। पूरे देश में इसके बाद जब लोगों को इस बात की खबर पता चली है कि मनु शर्मा को सज़ा मिली है तो यहाँ पे माहौल इस तरह का भी था कई जगह कि लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। वो इसमें अपनी जीत मान रहे थे। सबरीना लाल जो लगातार इस चीज़ के लिए जंग लड़ती हुई आई थी, उनका ये कहना था, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था जब मनु शर्मा को सज़ा हुई कि जस्टिस हैज़ बीन डन, जेसिका कैन रेस्ट इन पीस नाउ। तो ये यहाँ पे चीज़ें चली। मनु शर्मा ने खैर अपनी आगे हाई कोर्ट में भी उसके बाद दोबारा से अपील भी की, सामने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की तो 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो जस्टिस P सातशिवम और सोनेंद्र कुमार जो थे उन्होंने इस अपील को मनु शर्मा की डिसमिस भी किया था। आगे जाके ये जो केस था बहुत लंबा चलता रहा, अपील लगातार की गई, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जगह लोगों ने इसमें कई सारी और भी चीज़ें की, लेकिन ये जो केस था फाइनली यहाँ पे मनु शर्मा को जेल भेजा गया, तिहाड़ जेल भेजा गया। 12 साल वो जेल में रहे। 12 साल जेल में रहने के बाद में खैर ये देखिए कि जब ये केस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। 2018 में अचानक से केस उठता है, क्योंकि अभी मनु शर्मा की जो अपील थी अर्ली रिलीज़ के लिए वो कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। फाइनली 2018 में मनु शर्मा को सबरीना लाल ने माफ़ किया। उन्होंने अपना एक रिटन कंसेंट दिया था कि उनके अर्ली रिलीज़ के लिए उन्हें कोई भी उसमें आपत्ति नहीं है, इससे मनु शर्मा को छोड़ा जा सकता है अगर, क्योंकि वो सज़ा जो है अपनी काट चुके हैं, और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया है, ये यहाँ पे सबरीना लाल ने कहा। इसके बाद 2 जून 2020 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की रिकमेंडेशन पे मनु शर्मा को प्रीमेच्योर रिलीज़ जो था वो दिया। इसका कारण ये बताए गए थे, रीज़न ये बताए गए थे, 16 साल से अधिक वो अभी तक जेल में रह चुके हैं। 2020 को उनको रिलीज़ किया गया है। 16 साल से अधिक जेल में रह चुके हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा जेल के अंदर। जेल में उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो उनकी एक तरह से, और दूसरी चीज़ जो रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनका हिस्सा रहा है। सोशल वर्क के थ्रू उन्होंने अपना जेल के अंदर एक अच्छा व्यवहार बना के रखा है। सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसकी वजह से भी उनको यहाँ पे यह रिलीज़ दिया जा रहा है। जेल में उन्होंने जो काम किए हैं। और दूसरी चीज़ सबरीना लाल का जो सबसे अहम चीज़ है कि सबरीना का जो 2018 का कंसेंट था कि वो उन्हें माफ़ करती हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं है मनु के रिलीज़ होने के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर मनु शर्मा को रिलीज़ किया गया। अगले ही साल 2021 15 अगस्त का दिन था जब सबरीना लाल, क्योंकि लिवर कॉम्प्लिकेशंस उनके बहुत सारे थे, उनकी तबीयत जो थी वो ख़राब रहने लगी थी, उनकी 53 साल की उम्र में इस दिन मृत्यु हो जाती है। 2021 में उनका निधन हुआ। तो उनकी बहन जो थी जेसिका, जिसको गोली मारी गई थी, वो उस समय पे ही ख़त्म हो गई थी। उनके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो भी इस केस के चलते उस दौरान में ख़त्म हो गए, उनका निधन हुआ। और 53 साल की उम्र में सबरीना लाल भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। आपको बता दें आज की डेट में मनु शर्मा जो हैं वो बाहर हैं और अपनी जो लाइफ है उसको
बहुत ही एक तरह से लो प्रोफाइल अपनी लाइफ रखते हैं, कहीं पे ज़्यादा जाते नहीं हैं और अपना एक जो बिज़नेस है उनका पिकाडिली इंडस्ट्रीज़ का वही उसको चलाते हैं। इंद्री विस्की जो है ब्रांड वो उन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल मार्केट में इसको एक्सपेंड करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अब जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, कई बार उनके स्टेटमेंट जो छापे भी गए हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस चीज़ का जो उस दिन हुआ 29 अप्रैल 1999 के दिन। ये था आज का ओवरऑल पूरा केस एपिसोड। आपको हमने बताया इस केस के बारे में। आपकी कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस केस के बारे में वीडियो बनाइए, इसके बारे में बताइए, तो आज हाजिर थे इस वीडियो को लेकर। अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।